Welcome to CR International School online study classes बेटे। ठीक है, I hope all of you will be fine at home. We are doing economics lesson number 9, the problem of deficient demand and excess demand. तो बेटे लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फिक्शनल, और ये सब हमने आपको बताया था। वही हम सीधा चलते हैं अपने कंसेप्ट पर, द कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो देखिए व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। सो डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन, देखिए वेरी केयरफुली, आसान सा टॉपिक है बेटे। डेफिशिएंट का मतलब आपको पता ही होता है डिमांड में कमी आना। तो बेसिकली यहाँ पर डिमांड में कमी आएगी, ठीक है। सो एडी विल बी लेस देन एएफ corresponding to full employment level, that is called deficient demand. So deficient demand refers to a situation, so deficient demand refers to a situation in which AD is less than AS। ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना है आपको, AD is less than AS corresponding to full employment level, ठीक है, full employment level। तो बिकॉज दिस इज द केन्जियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं बेटे, और ये केन्जियन की इकोनॉमिक्स भी कहलाती है। तो एज पर केन्स, डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एडी फॉल्स शॉर्ट फ्रॉम एएस या एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल का मतलब होता है बेटे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब? द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे बेटे, एट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे व्हेन एडी फॉल शॉर्ट फ्रॉम एएस, ठीक है, एडी कम रह जाए आपकी एएस से, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, सो एडी फॉल शॉर्ट हो जाएगा आपका फ्रॉम एएस, ठीक है, एट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इट इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको ध्यान रखने की इंजन की कि डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन इन विच एडी फॉल शॉर्ट फ्रॉम एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब देखिए द स्टडी ऑफ डायग्राम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम देखिएगा वेरी केयरफुली। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं और यहाँ पर हम एडी और एएस लेंगे। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बेटे। आपको पता है एक कर्व होती है जो ओरिजिन से निकलकर 45 डिग्री एंगल पर बनाती है, दैट इज नोन एज एएस। ये हम क्या कहते हैं? एएस कर्व, ये आपकी कहलाती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, दिस इज, देखिए ये है आपकी एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एडी एट एफ। ठीक है, ये था आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी। ठीक है, अब डेफिशिएंट डिमांड में होगा क्या? एडी फॉल शॉर्ट फ्रॉम एएस। जो एडी है आपकी एक्चुअल, ये तो बेटे फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडी है। आपको पता ही है जो प्रोड्यूसर होता है बेटे वो प्लांट एडी करता है, वो प्लानिंग करता है एडी के लिए। तो जो प्लांट एडी है आपकी, वो एडी एट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से नीचे या शॉर्ट रह जाएगी, जो कि क्या क्रिएट करेगी? डेफिशिएंट डिमांड को क्रिएट करेगी। तो ये आपकी एएस कर्व है विच इज अ 45 डिग्री एंगल लाइन। लुक एट दैट वेरी केयरफुली। और 45 डिग्री एंगल लाइन ये थी आपकी एडी एट एफ। ठीक है, एडी एट एफ यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो रिक्वायर्ड एडी है आपकी, वो ये है आपकी, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब होगा क्या बेटे डेफिशिएंट डिमांड में? इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एडी फॉल शॉर्ट फ्रॉम एएस। जो एडी है आपकी एक्चुअल एडी या प्लांट एडी से हम कहते हैं, इट फॉल शॉर्ट फ्रॉम एएस, AD at P, this is the AD at P, ये प्लांट AD है आपकी, AD fall short from AS corresponding to full level of employment। ये था आपका full employment। ठीक है, इस पॉइंट पर बेटे AS तो आपकी यही है, बट AD क्या रह गई? fall short हो गई, और AD के शॉर्ट होने से बेटे गैप क्रिएट हो गया यहाँ तक का। ठीक है, दिस गैप। तो ये जो पॉइंट है बेटे E और P, तो ये EP जो पॉइंट है आपका, ये क्या कहलाएगा? आपका डेफिशिएंट डिमांड कहलाएगा। यहाँ मैं ये बना देता हूँ बेटे, और यहाँ लिख देता हूँ डेफिशिएंट डिमांड। इट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड है बेटे ये, इसी को ही हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड, EP। EP इज इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड। EP इज इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड। क्यों?
क्योंकि वही एडी फॉल शॉर्ट फ्रॉम एएस, जो एक्चुअल एडी था या प्लांट एडी जिसे हम कहते हैं बेटे, ठीक है, जो प्लांट एडी था प्रोड्यूसर ने किया था बेटे, इट फॉल शॉर्ट फ्रॉम एडी कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ये शॉर्ट रह गया, जिसके कारण बेटे गैप क्रिएट हुआ। ठीक है, इस गैप को आप क्या कहोगे, डेफिशिएंट डिमांड कहोगे। इसको देखिए मैं फिलअप कर देता हूं, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, दिस इज द पॉइंट, इसको फिलअप कर लीजिएगा, बुक में फिलअप नहीं कर रखा, इसे आप फिलअप कर लीजिए जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी बेटे। दिस गैप, ये जो आपका गैप क्रिएट हुआ है ना, दिस गैप, इट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये आपका डेफिशिएंट डिमांड है बेटे। तो एडी एट एफ, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एडी में से अगर आप एडी एट पी माइनस कर दो, प्लांट एडी में माइनस कर दो, तो व्हाट लेफ्ट, ईपी रह जाएगा आपका, एंड ईपी इज डेफिशिएंट डिमांड। ईपी क्या है यहाँ पर, डेफिशिएंट डिमांड है बेटे। तो ये होती है आपकी डेफिशिएंट डिमांड। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी फॉल्स शॉर्ट फ्रॉम एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेजरमेंट ऑफ एडी, एडी को हम कैसे मापेंगे बेटे, ऐसे मापेंगे, एक 45 डिग्री एंगल लाइन बना दीजिए, ठीक है, एक एडी एट एफ यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली एडी आप बना दीजिए, और एडी एट पी को आप नीचे रखिए, बिकॉज एडी जो प्लांट एडी है, ठीक है, एक्चुअल एडी इट फॉल शॉर्ट फ्रॉम एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये था आपका बेटे डेफिशिएंट डिमांड। देखिए बेटे, अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, ठीक है, व्हेन एडी फॉल शॉर्ट फ्रॉम एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उसे हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। उसका मैंने बेटे डायग्राम भी आपको बना के दिखा दिया अच्छे से, वो गैप भी मैंने दिखा दिया जो आपका डेफिशिएंट डिमांड था। अब देखिए द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडी, एडी के बेटे कोज देखिए, क्यों एडी आपकी लेस रह जाती है, व्हाई इट इज लेस, ठीक है, क्यों। तो बेटे आपने पढ़ा था, ठीक है, आपने नेशनल इनकम में बेटे एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता था, याद है आपको, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कितने हो गए बेटे, 1 2 3 4 5 रीजन तो यही है, 5 रीजन तो यही है, प्लस इसमें एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और जोड़ दीजिएगा, ठीक है, टैक्सेस इनडायरेक्ट नहीं, टैक्सेस और जोड़ दीजिएगा, इनकम टैक्स जो होता है बेटे, ठीक है, टैक्सेस। तो इन टैक्सेस के कारण भी क्या होता है भाई, एडी में कमी आ जाती है, वो कैसे भी आप देखिएगा, ठीक है। तो एडी के ये कंपोनेंट होते हैं बेटे, ठीक है, तो 5 कंपोनेंट ये और एक ये मिला के टोटल 6 कंपोनेंट हो गए। तो 6 रीजन की वजह से एडी फॉल होती है। सबसे पहले देखिए, ठीक है, व्हाई, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडी बेटे, व्हाई एडी इज लेस, व्हाई दिस इज अ डेफिशिएंट डिमांड। तो सबसे पहला है बेटे, ठीक है, फॉल इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फॉल इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेटे। देखिए जब एक पर्सन अपनी एक्सपेंडिचर, पहला रीजन था फॉल इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो एडी के रिड्यूस होने के हम रीजन पढ़ रहे थे कि भाई क्यों एडी रिड्यूस होते हैं। तो सबसे पहला रीजन आपके पास आया फॉल इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो भाई जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होती है, जो हाउस होल्ड करते हैं बेटे, ठीक है, जनरल हाउस होल्ड करते हैं, जब उनकी कंजप्शन में कमी आती है तो इससे भी जो एडी है उसका लेवल गिर जाता है बेटे, ठीक है। इन एडवांस इकोनॉमियां देखिए, जो एडवांस इकोनॉमीज होते हैं ना, लाइक अमेरिका, यूएस, यूके, इन इकोनॉमियों में होता क्या है बेटे, दे हैव अ वेरी हाई इनकम, हाई इनकम इनकी होती है, बट उस हाई इनकम के रिस्पेक्ट में बेटे जो इनकी एक्सपेंडिचर होती है, जो इनका कंजप्शन होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। लाख रुपए कमा रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है बेटे कि आप 2 रोटी या 4 रोटी के बजाय 8 या 10 रोटी या 15 रोटियां खाना शुरू कर दो, ठीक है। जितनी आपकी भूख है बेटे, ठीक है, उतना ही आप खाते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपके कंजप्शन को रोक देते हो, लेकिन अगर आपकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है तो होगा क्या, कंजप्शन आपकी उतनी की उतनी है, इनकम बढ़ती जा रही है, यानी कि वो इनकम कहां जाएगी बेटे, सेविंग में चली जाएगी। यानी कंजप्शन हो गई डिक्रीज, सेविंग हो गई हाई बेटे, सेविंग हाई हो गई। और हमको तो पता ही है एमपीसी में बेटे, एमपीसी और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, एमपीसी और इनकम में क्या रिलेशनशिप है। इफ एमपीसी इज हाई, इनकम इज आल्सो हाई, डिमांड इज आल्सो हाई बेटे, ठीक है। तो यहां पर कंजप्शन घट रही है बेटे लोगों की, द एमपीसी इज फॉलिंग, MPC is falling due to a increase in income because after a certain point people are starting to save। उनकी कंजप्शन जो मैक्सिमम होते बेटे वो एक लेवल पर रीच होने के बाद रुक जाती है, ठीक है। आप कंजप्शन इतना ज्यादा नहीं कर सकते, इनकम बढ़ने से ये नहीं कि आप डबल तिबल 4 गुना खाना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं होता बेटे। तो सबसे पहला रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ एडी का, कि फॉल इन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो बेटे होते हैं हमारी, ठीक है, उसके गिरने से बेटे आपकी एडी भी गिर जाती है।
ठीक है। सो कई रीजन की वजह से बेटे गिरती है, जैसे कि मैंने बताया एमपीएस का डिक्रीज होना और एमपीएस का राइज होना, क्योंकि लोग बेटे एक लेवल के बाद सेव करना शुरू कर देते हैं और खर्चा करना काम कर देते हैं। तो बेटे पहला रीजन था आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड रीजन आ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बेटे जब प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इट इज डन बाय द प्रोड्यूसर। जब प्रोड्यूसर बेटे इन्वेस्टमेंट कम करनी शुरू कर दे, इन्वेस्टमेंट के लेवल को घटा देता है, तो इससे भी क्या होती है बेटे, एडी डिक्रीज होती है। सोच के देखिए, प्रोड्यूसर ने बेटे इन्वेस्टमेंट घटाई, प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट घटाई बेटे, इनकम घटेगी, कई लोग बेरोजगार होंगे बेटे। जो लोग बेरोजगार होंगे, जिनकी इनकम का लेवल घट जाएगा बेटे, वो अपनी कंजप्शन भी घटा देंगे, कंजप्शन घटा देंगे, एडी का लेवल भी आपका घट जाएगा। आई इज अ पार्ट ऑफ एडी, इन्वेस्टमेंट जो है वो एडी का पार्ट है बेटे। तो आई के घटने से, आई के डिक्रीज होने से एडी भी डेफिनेटली आपकी घट जाएगी। जो अभी अभी हमने डेफिशिएंसी डिमांड का टॉपिक आपको कराया, तो उसके एडी का नीचे होने का एक रीजन ये भी होता है कि इन्वेस्टमेंट इज फॉलिंग। राइट नाउ देखिए इंडिया में क्या सिचुएशन है ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का लेवल घट रहा है बेटे, कई लोगों को निकाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बेटे आगे से सप्लाई आ नहीं रही है, चाइना से माल आ नहीं रहा है, ठीक है, लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों की इनकम घट रही है, ठीक है बेटे, इनकम घटेगी तो कंजप्शन को भी अपनी घटाना शुरू करेंगे, केवल जो बेसिक नीड्स है उनकी, ठीक है, फूड की, केवल उसे ही पूरा करेंगे, बाकी जो लग्जरी नीड्स उनकी होती है, ठीक है, उस नीड्स को वो घटा देंगे, तो डेफिनेटली उससे कंजप्शन घटेगी बेटे, एडी का लेवल घटे जाएगा। तो सेकंड रीजन था आपका फॉल इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेटे डाउन होती है तो इससे भी एडी डाउन होते हैं बेटे। दो तरह की सिचुएशन होती है बेटे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। बिजनेसमैन को अगर लगे फ्यूचर में डिफ्लेशन आने वाले बेटे, पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन, एक होता है गुड बिजनेस एक्सपेक्टेशन यानी इन्फ्लेशन का आना, ठीक है, एक होता है पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन यानी डिफ्लेशन का आना। तो जब पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन आता है बेटे, तो प्रोड्यूसर अपनी इन्वेस्टमेंट को घटा देता है, और इन्वेस्टमेंट के डाउन होने से बेटे इफ आई इज डिक्रीज, एडी इज आल्सो डिक्रीज, बिकॉज आई इज अ पार्ट ऑफ द एडी, आई इज अ कंपोनेंट ऑफ एडी, ठीक है। फिर देखिए फॉल इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेटे, फॉल इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर घटा देती है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर घटा देते बेटे, तो इससे भी क्या होता है, ठीक है, एडी का लेवल घटे जाता है। गवर्नमेंट किन पर खर्चा करते बेटे, डिफेंस पर्सनल पर खर्चा करती है, ठीक है, डिफेंस के जो बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स वगैरह बैठे होते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं बेटे, उनके लिए फूड, शेल्टर्स, क्लॉथिंग, इन सब का इंतजाम गवर्नमेंट करते बेटे, यानी गवर्नमेंट भी कंजप्शन करते। गवर्नमेंट सब्सिडी बांटते बेटे, ठीक है, सरकारी स्कूलों में अनाज बांटती है, कपड़े बांटती है, भोजन बांटती है बेटे, ठीक है, राशनिंग के थ्रू बेटे गरीब लोगों को अनाज बांटते हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट के एक एक्सपेंडिचर में आता है बेटे। तो जब गवर्नमेंट अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डाउन करती है, गवर्नमेंट अपने खर्चों को डाउन करती है, तो उससे भी एडी का लेवल घट जाता है, क्योंकि कई लोगों को जो काम मिलता है बेटे उस काम में कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है द गवर्नमेंट मे कट इट्स एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेटे अपने कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों में अगर कमी लाती है, क्योंकि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों पार्ट है बेटे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, तो इससे भी क्या होता है, एडी में आपकी कमी आ जाती है, एडी आपकी फॉल्स हो जाती है बेटे, ठीक है। तो ये तीन रीजन आपके हो चुके हैं, कंजप्शन में गिरावट, इन्वेस्टमेंट में गिरावट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आइए एक्सपोर्ट्स बेटे, ठीक है, एक्सपोर्ट। व्हाट इज एक्सपोर्ट, क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है बेटे एक्सपेंडिचर मेड बाय द फॉरेन पीपल ऑन द डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज बने बेटे, उन गुड्स एंड सर्विसेज पर अगर फॉरेनर खर्चा करते हैं, द फॉरेनर्स उस पर खर्चा करते हैं, तो वो बेटे एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। व्हेन फॉरेनर्स बाय इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो जब डिक्रीज इन एक्सपोर्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट आना शुरू हो जाए बेटे, तो सोच के देखिए डोमेस्टिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज फॉलिंग, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन इज फॉलिंग, ठीक है। क्योंकि भाई जो बाहर गुड्स गए थे वो कहां से गए थे, इंडिया में प्रोड्यूस होके गए थे बेटे, इंडिया में गुड्स बने थे, फिर वो बाहर गए थे। अब अगर एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है तो इसका मतलब इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है बेटे उसमें भी कमी आएगी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में गुड्स में कमी आएगी, अगेन इनकम फॉल होगी, इनकम फॉल होगी, कंजप्शन फॉल होगी, कंजप्शन फॉल होगी, एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड भी फॉल हो जाएगी। तो आपको एक्सपोर्ट मैंने बता ही दिया बेटे, एक्सपोर्ट होता है एक्सपेंडिचर मेड बाय द फॉरेनर्स, एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरेनर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हो ऑन डोमेस्टिक
डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पर जब फॉरेनर अपना खर्चा कम कर देंगे या एक्सपोर्ट जब आपके गिर जाएंगे तो बेटे एक्सपोर्ट कम होने से क्या होगा, आपके एडी भी घट जाएगी। ठीक है, एडी का लेवल, एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी आपका घट जाएगा। फोर्थ रीजन ये था कि डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट। आगे देखिए, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा होने शुरू हो जाए, सोच के देखिए, इंपोर्ट ज्यादा होंगे यानी भारत का जो पैसा है वो बाहर चला जाएगा। इंपोर्ट ज्यादा होने का मतलब है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज को अपने घर में नहीं बनाकर बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, विदेशी गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा कर रहे हैं बेटे। ठीक है, तो इसीलिए डोमेस्टिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कमी आएगी, डोमेस्टिक इनकम में कमी आएगी, डोमेस्टिक इनकम में कमी आएगी, डोमेस्टिक कंजप्शन में कमी आएगी, कंजप्शन में कमी आएगी, तो अगेन एडी विल फॉल, एडी आपकी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बेटे। तो इसीलिए अगर इंपोर्ट में इंक्रीज होता है, इफ देयर इज अ राइज इन इंपोर्ट, तो इंपोर्ट, ठीक है बेटे, इंपोर्ट बढ़ने से होगा क्या, आपकी एडी में कमी आ जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो एडी का एक नेगेटिव कंपोनेंट है। ठीक है, ये सारे तो पॉजिटिव कंपोनेंट है, ये देखिए इसके आगे नेगेटिव लग रहा है तो ये नेगेटिव कंपोनेंट है। तो इन सब चीजों में गिरने से एडी गिरी थी और इसके बढ़ने से एडी गिरेगी। इंपोर्ट बढ़ने से, ठीक है, बाहर के देशों पर हम गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा ज्यादा करेंगे तो डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कम होगा, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कम होगा, डोमेस्टिकली इनकम कम जनरेट होगी, इनकम कम जनरेट होगी, कंजप्शन कम होगी, और कंजप्शन कम होगी तो एडी आपकी गिर जाएगी। तो यही रीजन है बेटे कि इंपोर्ट ज्यादा करने से हम क्या होता है, डोमेस्टिकली इनकम में डिक्रीज आएगा। ठीक है, हमारी निर्भरता भी बेटे दूसरे देशों पर ज्यादा होगी, अपने देश पर कम भी होगी। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है कि भाई भारत जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारा घर में बनाए, बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, ताकि हमारी डोमेस्टिक इनकम में राइज हो और हम, ठीक है, सेल्फ रिलायंस कंट्री बन जाए, ना कि हम दूसरे देशों पर निर्भर रहे। तो बेटे इंक्रीज इन इंपोर्ट से भी आपकी एडी घटती है। आगे देखिए सिक्स्थ रीजन, ठीक है, एडी के घटने का, राइज इन टैक्सेस या इंक्रीज इन टैक्सेस। तो बेटे जब इनकम टैक्स में इंक्रीमेंट आता है, इनकम टैक्स में इंक्रीज आता है, तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है पर्सन की, डिस्पोजेबल इनकम होती है, उसमें क्या आता है, रिडक्शन आता है। सोच के देखिए, पहले मेरी इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए थी, 1 लाख पर मैं 5% टैक्स देता था, कितना जाता था मेरा टैक्स, 5,000 रुपए गए। ठीक है, अब मान लीजिए वो टैक्स की रेट 5% से बढ़कर 10% हो जाते बेटे, तो अब 1 लाख रुपए सेम इनकम पर मेरी कितनी टैक्स चला गया, 10% यानी 10,000 चला गया। पहले मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम 95,000 होती थी, मैं 95,000 रुपए को खर्च कर देता था बेटे, इस टाइम मेरी डिस्पोजेबल इनकम 90,000 होगी। तो देखिए मेरी इनकम में 5,000 रुपए की कमी आई, मेरी इनकम में कितने से कमी आई है, 5,000 रुपए से। तो 5,000 रुपए से कमी आई है, यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर भी बेटे, मेरा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो भी 5,000 से गिर जाएगा। और अगर मैं कंजप्शन कम करना शुरू करूंगा तो मेरी एडी यानी कि एग्रीगेट जो डिमांड होगी वो भी घटनी शुरू हो जाएगी। तो बेटे लास्ट कंपोनेंट है इसका टैक्सेस, राइज इन टैक्सेस। तो बेटे टैक्सेस जब बढ़ते हैं तो किसी भी पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम में, डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो इनकम आपके पास बचती है टैक्स वगैरह पे करने के बाद, द इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग द टैक्स इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ मेरे पास 95,000 बची थी, 5% टैक्स था जब, और यहाँ जब 10% टैक्स तो केवल 90,000 बची, यानी 5,000 से मेरी इनकम गिर गई। और जब ये 5,000 से इनकम गिरेगी बेटे तो एडी का लेवल भी गिर जाएगा, और एडी का लेवल गिरेगा तो इससे जो एडी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे थे आपके कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडी।